नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी का खास शो महाराष्ट्र फाइल्स। आपके साथ मैं हूं परवीन शेख। आपको बताएंगे कैसे उद्धव ठाकरे की बैठक में मचा बवाल, क्या है निकाय चुनावों पर नितिन गडकरी और फडणवीस का प्लान, बांग्लादेशियों पर सीएम फडणवीस के एक्शन पर क्यों भड़की ममता बनर्जी, संजय राउत को क्या कह गए एकनाथ शिंदे और बीएमसी चुनावों पर क्या है शरद पवार का प्लान। इसके अलावा जानेंगे कौन किसे दे रहा है चुनौती, कौन किसकी बढ़ा रहा है टेंशन। साथ ही आपको इन सभी खबरों से कराएंगे रूबरू। लेकिन तमाम बड़ी खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं महाराष्ट्र की टॉप हेडलाइंस पर। बंद कमरे में हुई उद्धव की बैठक में भयंकर बवाल, बीएमसी चुनावों को लेकर आपस में भिड़े नेता, जमकर हुई तोड़फोड़। निकाय चुनावों को लेकर मैदान में उतरे नितिन गडकरी, सीएम फडणवीस के साथ मीटिंग में बनाया खास प्लान। वक्फ पर समाजवादी पार्टी के विधायक अबू आजमी का बड़ा ऐलान, बोले 20 जून को वक्फ कानून के खिलाफ बड़ी संख्या में पहुंचे मुसलमान। महाराष्ट्र में बांग्लादेशियों पर तेज हुआ एक्शन, एक घुसपैठियों को लेकर सीएम ममता ने महाराष्ट्र सरकार पर लगाए आरोप, फडणवीस ने दिया करारा जवाब। इंद्राणी पुल हादसे पर विपक्ष की गंदी सियासत, डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे के एक्शन से विपक्षी सांसद संजय राउत की बोलती बंद। खबरों में सबसे पहले बात उद्धव ठाकरे की मीटिंग की। निकाय चुनावों से मुंबई का सियासी पारा काफी हाई हो गया है। इसी कड़ी में 15 जून की रात को उद्धव ठाकरे ने शिवसेना भवन में एक मीटिंग बुलाई थी। मुंबई में पार्टी मुख्यालय शिवसेना भवन के बंद कमरे में हुई ये बैठक कई मायनों में काफी खास रही, जिसमें ठाकरे ने पार्टी कार्यकर्ताओं और विभाग प्रमुख, उप विभाग प्रमुख और शाखा प्रमुख जैसे नेताओं से बातचीत की और पार्टी की महिला शाखा के लिए एक अलग बैठक की भी बात की। बीएमसी पर कंट्रोल बनाए रखने पर ध्यान केंद्रित करने के लिए उस पर जोर देते हुए ठाकरे ने दल बदल का हवाला देते हुए पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं से कहा कि ये व्यक्तिगत या पैसों की लालच से ऊपर वफादारी को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। बस उद्धव ठाकरे की ये बात नेताओं और कार्यकर्ताओं को नागवार गुजर गई, जिसके बाद नाराज नेताओं ने मीटिंग में ही हंगामा खड़ा कर दिया। खबरें तो यहाँ तक आ रही है कि उद्धव के सामने ही नेता आपस में भिड़ गए। ज्यादातर नेता संजय राउत के बयानों से भी सहमत नहीं थे। वहीं उद्धव ठाकरे के राष्ट्र और हिंदू विरोधी रुख से भी नेताओं में खासी नाराजगी है। जिस हिंदुत्व की विचारधारा को लेकर बाला साहब ठाकरे की शिवसेना पहचानी जाती थी, उस पहचान को उद्धव ठाकरे ने मिट्टी में मिला दिया है। शायद यही वजह है कि विधानसभा चुनाव 2024 में शर्मनाक हार का सामना भी उद्धव ठाकरे को करना पड़ा। उद्धव की पार्टी सिर्फ 20 सीटों पर जीत दर्ज कर पाई। बीजेपी और एकनाथ शिंदे की पार्टी उद्धव को ये कह चुके हैं कि आप शिवसेना यूबीटी मुस्लिम वोटों के लिए हिंदुत्व को त्याग चुकी है। इसको लेकर उद्धव की पार्टी में भी काफी तोड़फोड़ मची है। पिछले कुछ वक्त से पार्टी के हजारों नेता और कार्यकर्ता शिंदे गुट का दामन थाम चुके हैं, जिससे साफ है कि उद्धव ठाकरे की पार्टी में बीएमसी को बचाए रखने का दम बिल्कुल नहीं बचा है। इसलिए वो अब बंद कमरे में बचे हुए नेताओं और कार्यकर्ताओं के आगे गिड़गिड़ा रहे हैं, उनके सामने रो रहे हैं कि किसी भी तरह से बीएमसी को बचा लो। यानी उद्धव भी ये समझ चुके हैं कि इस बार निकाय चुनावों में उनका सुपड़ा साफ होने वाला है। अगर निकाय चुनावों में उद्धव ठाकरे हारते हैं तो बीएमसी और महाराष्ट्र की राजनीति से उनका सफाया तय माना जा रहा है। इसके साथ ही आदित्य ठाकरे का राजनीतिक करियर भी, उस पर भी सवालिया निशान लग सकता है। वैसे उद्धव ठाकरे ने बीएमसी चुनावों को लेकर शाखा प्रमुखों को यह निर्देश दिया है कि वो अपने अपने वार्ड में कम से कम 300 घरों तक पहुंचे और मतदाताओं से सीधा संवाद करें। उन्होंने ये भी कहा कि मतदाताओं को शिवसेना की उपलब्धियां और नीतियों से अवगत कराना जरूरी है। ठाकरे ने संगठन के पदाधिकारियों से कहा वो बूथ स्तर की संरचना को मजबूत करें, स्थानीय कार्यकर्ताओं को सक्रिय करें और हर क्षेत्र में पार्टी संगठन को मजबूती प्रदान करें। जब मुंबई की बागडोर शिवसेना के हाथों में थी, तब शहर में ठोस विकास कार्य हुए, लेकिन मौजूदा सरकार के कार्यकाल में नगर व्यवस्था अस्त व्यस्त हो गई है। बैठक में शाखा, वार्ड और विधानसभा स्तर के पदाधिकारियों को ये निर्देश दिया गया कि वो अपने इलाकों में आंतरिक बैठकों का भी आयोजन कर चुनावी रणनीति पर काम शुरू करें। बूथ स्तर पर मतदाता सूचियों की गहन जांच करने को कहा गया, ताकि चुनाव के दिन किसी भी तरह की तकनीकी खामी या गड़बड़ी ना हो। उन्होंने सभी पदाधिकारियों से अपील की है कि इस बार बीएमसी चुनावों में पूरी ताकत झोंक दें और पूर्ण बहुमत हासिल करें, और इसके साथ ही एक बार फिर नगर निगम में शिवसेना का परचम लहराएं, जिसके आसार अब खत्म होते नजर आ रहे हैं, क्योंकि पार्टी के अंदर इतना ज्यादा बिखराव है, इतनी ज्यादा गुटबाजी है कि नेता कार्यकर्ता आपस में ही भिड़ रहे हैं। उद्धव ठाकरे के सामने ही नेता कार्यकर्ता एक दूसरे को यहां पर नीचा दिखाने की कोशिश करते नजर आए और बंद कमरे में हुई ये बैठक जो है वो अब अपने इन्हीं हंगामों और बवाल के लिए सुर्खियों में आ चुकी है।
उद्धव ठाकरे जहां बीएमसी चुनावों में पूरी ताकत के साथ उतरने की बात कर रहे हैं, तो जितने भी नेता और कार्यकर्ता बचे हैं वो बीजेपी और एकनाथ शिंदे की पार्टी में अपने लिए जगह तलाशते हुए नजर आ रहे हैं। यानी उद्धव ठाकरे पहले ही हार मान चुके हैं और इसलिए वो कह रहे हैं कि पैसों के लालच की बजाय आप पार्टी को प्राथमिकता दें। यानी उद्धव ठाकरे पूरी तरह से जो बचे कुछ नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, उनके सामने गिड़गिड़ाते हुए नजर आ रहे हैं। खबरों में अब बात बीजेपी और संघ की बड़ी बैठक की। 15 जून को संघ के साथ बीजेपी नेताओं की एक बड़ी बैठक हुई। इस बैठक से जो खबरें सामने आ रही है, उन्होंने विपक्ष की बची कुची साख को भी खत्म करने का प्लान बना लिया है। संघ के इस प्लान से उद्धव ठाकरे और राहुल गांधी की नींद उड़ चुकी है। दरअसल 2024 विधानसभा चुनावों की तर्ज पर निकाय चुनावों में भी विपक्ष को उखाड़ फेंकने के लिए संघ और बीजेपी ने ऐसा दांव चला है जिससे विपक्ष में हड़कंप मचा है। रविवार को रेशिम बाग के डॉक्टर हेडगेवार स्मृति मंदिर में बीजेपी और संघ के पदाधिकारियों की एक समन्वय बैठक हुई। बैठक में स्थानीय निकाय चुनाव के प्रचार के लिए मिलने वाले 90 दिनों में हर घर मुलाकात का अभियान चलाया जाएगा। संघ का संगठन बीजेपी के साथ मिलकर इस काम को अंजाम देगा। बैठक में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने भी संगठनात्मक कार्यों और केंद्र और राज्य सरकार की जनहितकारी योजनाओं की जानकारी रखी। अब संघ निकाय चुनावों में मैदान में उतर चुका है। खासतौर से केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने निकाय चुनावों में विपक्ष को धूल चटाने का प्लान बनाया है। बीजेपी नेताओं को क्या करना है, इसको लेकर गडकरी ने संघ और बीजेपी की स्थापना से लेकर उसके आज वट वृक्ष बनने तक की यात्रा की जानकारी देते हुए कहा, कोई ये नहीं समझे कि उसके कारण पार्टी टिकी हुई है। अनेक कार्यकर्ताओं ने लाठियां खाकर और अपना सर्वस्व निछावर कर संगठन को मजबूत बनाया है। जिस कार्यकर्ता को जो जिम्मेदारी सौंपी जाए वो उसे पूरी ईमानदारी से निभाए। अब फडणवीस ने भी इसी बयान को आगे बढ़ाया। उन्होंने कहा कि चुनाव के दौरान संघ और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच पूरा तालमेल होगा, जिसमें किसी भी तरह का समझौता नहीं किया जाएगा। उन्होंने संघ पदाधिकारियों और प्रतिनिधियों के सभी सवालों और शिकायतों पर भी जवाब दिए और वो बैठक में करीब यहाँ पर 4 घंटे तक मौजूद रहे और एक लंबी ये बैठक चली। 4 घंटे से ज्यादा इस बैठक में कई सवालों के जवाब दिए गए और इसके साथ ही संघ किस तरह से बीजेपी के साथ कदम से कदम मिलाते हुए निकाय चुनावों में बीजेपी की मदद करेगा, इसका पूरा खाका तैयार किया गया है। आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने निकाय चुनावों की जिम्मेदारी अपने ऊपर उठा ली है। यानी गडकरी और फडणवीस की जोड़ी इस बार निकाय चुनावों में विपक्ष को पूरी तरह से उखाड़ फेंकने के लिए तैयार है। और खबरों में अब बात वक्फ पर मचे बवाल की। वक्फ पर बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब समाजवादी पार्टी के विधायक अबू आजमी ने वक्फ कानून के खिलाफ बड़ा ऐलान किया है। देखिए क्या कह रहे हैं अबू आजमी। तमाम लोग जो इस मुल्क के संविधान को मानते हैं, चाहे किसी मजहब के हों, मैं तमाम लोगों को एक इत्तला देना चाहता हूं कि 20 जून बाद मगरिब एक बहुत बड़ा इज्तिमा हो रहा है कैसरबाग डोंगरी के अंदर। हमारी लीडरशिप जो कर रहे हैं, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, वक्फ का जो कानून बना है उसकी मुखालफत के लिए मैं सबसे कहना चाहता हूं, इस देश के संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। आप सब लोग, जहां तक मेरी आवाज जा रही हो, जो लोग इस देश के कानून को मानते हैं, सभी से गुजारिश है कि बड़ी से बड़ी तादाद में आइए। अबू आजमी ने एक बार फिर वक्फ के खिलाफ जहर उगला है। महाराष्ट्र समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और विधायक अबू आजमी ने यह बड़ा ऐलान किया। उन्होंने वक्फ कानून के विरोध में एक बड़े सार्वजनिक जनसभा का ऐलान किया है। यह आयोजन 20 जून को मुंबई के डोंगरी के केसरबाग में किया जाएगा और इस जनसभा का नेतृत्व ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड करेगा। आजमी ने इसका ऐलान एक्स पर एक वीडियो साझा करके किया, जिस वीडियो के जरिए उन्होंने मुस्लिम समुदाय और संविधान को मानने वाले सभी लोगों से अपील की है और उन्होंने कहा कि वो इस विरोध में जो जनसभा हो रही है उसमें जरूर शामिल हो। यानी एक बार फिर समाजवादी पार्टी की तरफ से मुसलमानों को भड़काने का काम किया जा रहा है। और खबरों में अब बात घुसपैठियों पर एक्शन की। महाराष्ट्र के कई शहरों से अवैध घुसपैठ की खबरें सामने आ रही हैं। फडणवीस सरकार लगातार बांग्लादेशियों और रोहिंग्यों पर एक्शन ले रही है। इन घुसपैठियों को गिरफ्तार करके बांग्लादेश और म्यांमार भेजा जा रहा है, क्योंकि ये लोग गैर कानूनी तौर तरीके से राज्य में घुसपैठ कर रहे हैं। लेकिन इस एक मामले को लेकर पश्चिम बंगाल की सरकार ने भी फडणवीस सरकार पर एक बड़ा आरोप लगाया है।
बंगाल के लोगों को बांग्लादेशी बताकर पकड़ा जा रहा है। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश के बॉर्डर पर उन्हें छोड़ा जा रहा है। वैसे जब जब घुसपैठ पर एक्शन होता है, खासतौर से मुस्लिम बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं की गिरफ्तारी और धरपकड़ होती है, तो ममता बनर्जी के पेट में दर्द होने लगता है। उन्होंने अपने वोट बैंक की चिंता सताने लगती है। दरअसल आपको बता दें, ये पूरा मामला है क्या। महबूब शेख नाम के एक शख्स को बीएसएफ ने गिरफ्तार किया था और बांग्लादेश छोड़ दिया। महाराष्ट्र पुलिस ने अवैध बांग्लादेशी प्रवासी होने पर शनिवार तड़के सीमा सुरक्षा बल ने महबूब शेख को पड़ोसी देश की सीमा पर भेज दिया। वहीं पश्चिम बंगाल सरकार के मुताबिक महाराष्ट्र पुलिस और बीएसएफ ने पश्चिम बंगाल पुलिस, राज्य प्रवासी कल्याण बोर्ड के हस्तक्षेप और भारतीय नागरिकता साबित करने के लिए जरूरी दस्तावेज पेश करने के बावजूद महबूब शेख को बांग्लादेश में धकेल दिया, जबकि महबूब शेख अपनी भारतीय नागरिकता साबित नहीं कर पाया था। उसके बाद ही उसे गिरफ्तार किया गया। उससे कई कागज मांगे गए जो उसके पास नहीं थे, यानी वो बांग्लादेशी था। लेकिन ममता सरकार का ये कहना है कि महबूब शेख पश्चिम बंगाल का नागरिक है। वैसे पश्चिम बंगाल सरकार पर अक्सर ये आरोप लगते रहे हैं कि बांग्लादेशियों की घुसपैठ में पश्चिम बंगाल सरकार की बड़ी भूमिका रही है। और अब महाराष्ट्र सरकार से लगातार जो घुसपैठ हो रही है और फडणवीस सरकार जो एक्शन ले रही है, उससे सो कॉल्ड सेकुलर पार्टियों के पेट में दर्द शुरू हो गया है। और खबरों में आगे बढ़ते हैं। पुणे में लोहे का पुराना पुल ढहने से एक बड़ा हादसा हो गया। इंद्राणी नदी पर बना 30 साल पुराना पुल ये ढह गया। हादसे के वक्त पुल पर 100 से ज्यादा टूरिस्ट मौजूद थे और इस हादसे से न सिर्फ प्रशासन की तैयारियों पर सवाल खड़े किए, बल्कि इसे लेकर राजनीति भी गर्मा गई है। शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे और संजय राउत ने इस पर सवाल उठाए हैं। उद्धव ठाकरे ने इस घटना पर शोक जताते हुए इसे सरकार की आपराधिक लापरवाही करार दिया। उन्होंने कहा, सरकार विकास की बातें तो करती है, लेकिन एक मजबूत पुल तक नहीं बना सकी। उस पुराने जर्जर पुल से 44 पर्यटक बह गए। ये अत्यंत दुखद और निंदनीय है। आखिर सरकार इस तरह की घटनाओं की जिम्मेदारी कब लेगी? इधर सांसद संजय राउत ने भी महाराष्ट्र और केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने हालिया घटनाओं और हादसों को लेकर सरकार को जिम्मेदार ठहराते हुए इसे पनौती करार दिया। उन्होंने कहा, जब से देवेंद्र फडणवीस दोबारा सीएम बने हैं, तब से राज्य को पनौती लगी है। अहमदाबाद में जो हादसा हुआ, उसमें महाराष्ट्र के 15 से 16 लोग की जान चली गई। रविवार को आपने देखा कि मालवण में शिवाजी महाराज का जो स्टेचू है, वहां चबूतरा धंस गया। पुणे जिले में जो एक ब्रिज है वो टूट गया। 100 से ज्यादा लोग पानी में बह गए। उनमें से अभी तक 40 लोग लापता है। जबकि हादसे के बाद शाह और मोदी ने सीएम फडणवीस से जानकारी ली और राहत पैकेज का भी ऐलान किया। वहीं डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने सभी पुराने पुलों की मरम्मत और जांच का आदेश दे दिया है। इसके साथ ही एकनाथ शिंदे ने कहा है कि संजय राउत की बातों को ज्यादा गंभीरता से नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वो इस तरह की बयानबाजी करते हैं। ना महाराष्ट्र की सियासत में उनकी जरूरत है और ना ही उनके बयानों पर कोई ध्यान देता है। लेकिन संजय राउत सिर्फ रोज मीडिया के सामने आ जाते हैं और इस तरह की बयानबाजी करते हैं। इसी के साथ महाराष्ट्र फाइल्स में खबरों का सिलसिला यहीं खत्म करते हैं। बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए कैपिटल टीवी के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।